This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 4, topic cell wall and nucleus. Cell wall. सेल वॉल इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल. सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, यानी प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है. इट इज सिक्योर्ड एंड मेंटेन्ड बाय लिविंग पोर्शन ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ये जो है जो लिविंग पोर्शन है सेल का, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह इसमें शामिल होते हैं, इसको ये मेंटेन रखता है और उसमें ये स्कैटर्ड के फॉर्म में ये मौजूद होता है. द चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज अ पॉलीसेक्राइड. जो सेल वॉल है वो ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड से बना हुआ होता है, यानी पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज जो है उससे ये बना हुआ होता है, यानी सेलुलोज से बना हुआ होता है. In addition to cellulose, pectin and a few other compounds may also be found in cell wall. अब सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन और कुछ दूसरे कंपाउंड जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जिसकी बिना पर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है. लेकिन जो ज़्यादा मिकदार में जो कंपोनेंट जो होता है वो सेलुलोज है, जबकि पेक्टिन और बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं एज कम्पेयर टू सेलुलोज. इसीलिए सेलुलोज को चीफ कंपोनेंट कहते हैं, चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल कहते हैं. ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि जो चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है वो क्या है, तो इसका आंसर जो है सेलुलोज. अ प्लांट सेल वॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स. जो प्लांट सेल वॉल है उसको 3 डिफरेंट तरह के लेयर्स में इसको डिफरेंशिएट किया गया है. मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. सबसे पहले मिडल लेमिला है, उसके बाद प्राइमरी वॉल है. प्राइमरी वॉल जो है वो 1.3 माइक्रोमीटर थिक होती है और ये इलास्टिक इन नेचर होती है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है और ये जो है वो रिजिड होती है, यानी सख्त होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल. सेलुलोज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए कि जो पेपर है उसकी मैन्युफैक्चर जो है वो उसमें जो है सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर ये हमें सुनने में आता है कि जो पेपर हैं वो लकड़ी से बनाते हैं बोलते हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि पेपर बनाने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है सेलुलोज का इस्तेमाल होता है और सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में होता है. इट इज़ ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ मेनी अदर हाउस होल्ड गुड. इसको पेपर बनाने के साथ साथ दूसरी जो घरेलू चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड जो गुड्स होते हैं, उनको बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है. मिडल लेमिला. The first form cell plate worked as a connecting layer between 2 daughter cells and is called middle lamella. मिडल लेमिला जो है वो दो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको आपस में मिलाने का ये काम करती है, क्योंकि ये होती ही इन दोनों के दरमियान में होती है. इसीलिए इसका फंक्शन ये है कि ये दो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको आपस में मिला देती है, उनमें कनेक्टिंग का काम ये करती हैं. It is a common layer between 2 cells and the 2 cells are separated when middle lamella is dissolved. It is composed of calcium and magnesium pectates. ये जो लेयर है ये कॉमन लेयर है 2 डॉटर सेल्स के दरमियान ही मौजूद होती है. अगर ये जो है डिसॉल्व हो जाए, ये लेयर जो है मिडल लेमिला की जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाए, तो जो दो डॉटर सेल्स हैं या जो 2 सेल्स हैं आपस में जो जुड़े हुए थे मिडल लेमिला की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे. इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स. ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स से मिल के बना हुआ होता है. ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है मिडल लेमिला की.
Primary wall is the first product of cell synthesized by protoplast deposit on either side of middle lamella. जो प्राइमरी वॉल है वो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल का. हम यहाँ पे सेल वॉल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है. सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट, और ये प्रोटोप्लास्ट से इसकी सिंथेसिस इसकी होती है. डिपॉजिट ऑन आइदर साइड ऑफ मिडल लेमिला, ये मिडल लेमिला की साइड में डिपॉजिट होता है. इन यंग एनलार्जिंग सेल प्राइमरी वॉल रिटेन थिन एंड इलास्टिक, बिकम थिक एंड रिजिड व्हेन अप्रोच ऑफ सेल मैच्योरिटी. जब ये यंग एज में जब ये होता है तब ये इनलार्जिंग, जिसकी जो प्राइमरी सेल्स जो होते हैं, सेल वॉल जो है, प्राइमरी वॉल जो है वो इनलार्ज होती है और ये थिक होती है और इलास्टिक होती है. थिन होती है और ये इलास्टिक होती है. और जो इसमें मैच्योरिटी आती जाती है तो ये वॉल जो है वो थिक होती चली जाती है और रिजिड होती हुई चली जाती है. आप देखिए कि एक पौधा है, जब यंग स्टेज में होता है तो वो थिन होता है और इलास्टिक वो होता है. जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो सख्त होता चला जाता है और वो थिक होता चला जाता है. बिल्कुल इसी तरह ये जो प्राइमरी वॉल है वो जब यंग स्टेज में होता है तब ये थिन होता है और इलास्टिक इन नेचर होता है. जब ये मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है या मेच्योरिटी इसमें आ जाती है तो उसके साथ साथ ये थिक भी होता है और साथ साथ ये रिजिड भी होता है. Primary wall contains hemicellulose up to 50%, cellulose up to 25% and smaller amount of pectic substances. जो प्राइमरी वॉल है वो हेमिसेलुलोज से बना हुआ होता है. 50% इसमें हेमिसेलुलोज मौजूद होगा और 50% जो है इसमें सेलुलोज इसमें होगा. और जो कम अमाउंट में इसमें पेक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो सेल वॉल है वो उसमें पेक्टिन और दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं वो भी शामिल होते हैं सेलुलोज के साथ साथ, लेकिन ज़्यादा मकदार जो है वो सेलुलोज की होती है, हमने कहा था. तो इसीलिए प्राइमरी वॉल जो है उसमें 50% हेमिसेलुलोज, 25% सेलुलोज, जबकि बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें पेक्टिन या फिर अदर कंपाउंड जो होते हैं वो स्मॉलर अमाउंट में मौजूद होते हैं. हेमिसेलुलोज फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ द वॉल इन विच सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर एम्बेडेड. हेमिसेलुलोज जो है वो मैट्रिक्स बनाता है, सेल जो वॉल होती है उसकी मैट्रिक्स बनाता है. इसके बाद जो है ये जो सेलुलोज जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स में एम्बेडेड की फॉर्म में होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म में वहाँ पे ये मौजूद होते हैं. Secondary wall is formed by deposition of cellulose at the inside of primary wall. अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लें कि जो प्राइमरी वॉल है वो बाहर होती है जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो इनसाइड होती है, अंदर होती है. Secondary wall is formed by deposition of cellulose at inside of primary wall. प्राइमरी वॉल के अंदर जब सेलुलोज की डिपोजिशन होती है तो उससे सेकेंडरी वॉल बनती है. अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो है वो बाहर होती है जबकि प्राइमरी वॉल अंदर होती है बोलते हैं, लेकिन असल में ये नहीं है. जो प्राइमरी वॉल है वो बाहर होती है, सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज की डिपोजिशन से बनती है. इट मीन्स कि सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज और वेरिंग मिक्सचर ऑफ सेलुलोज. ये जो है सेलुलोज से बना हुआ होता है या फिर सेलुलोज के जो डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं उससे ये मिलके बना हुआ होता है. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Secondary wall may be modified through the deposition of lignin and other substances. हमने कहा था कि जो सेकेंडरी वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो सेलुलोज के साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में होते हैं या कम अमाउंट में जो है वो मौजूद होते हैं. तो सेकेंडरी वॉल जो है वो लिग्निन की डिपोजिशन या फिर कुछ दूसरे सब्सटेंसेस की डिपोजिशन से भी बन सकती हैं.
अगर प्राइमरी वॉल के अंदर जो है सेलुलोज के अलावा लिग्निन या फिर दूसरे सब्सटेंसेस की भी डिपोजिशन वहाँ पे हो जाती है, तो उससे भी सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो सकती है। इन द सेल वॉल सेलुलोज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। सेल वॉल में जो है सेलुलोज फाइबर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। अगर आप फाइबर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं। The cellulose fiber of each successive layer lie at different angles, increasing the length of the cell wall. अब जो सेलुलोज फाइबर जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होते, बल्कि वो किसी भी तरह से वहाँ पे स्केटर्ड फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। यानी या तो ये जो है एक लीनियर फॉर्म बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर फॉर्म बनाएं, ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ऐसे होते हैं जैसे कि एक नेटवर्क फॉर्म हो, उस तरह से भी ये हो सकते हैं, यानी इर्रेगुलर फॉर्म में ये मौजूद होंगे। At some places in the cell wall, the deposition of material does not take place. These places are known as plasmodesmata. Singular plasmodesma. कुछ प्लेसेस में जो है सेल वॉल में ऐसा होता है कि जो डिपोजिशन होती है जो मटेरियल्स की वो नहीं होती है। ऐसी जगह को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर आप सिंगुलर को पढ़ेंगे तो प्लाज्मोडेस्मा पढ़ेंगे इसको। थ्रू विच सेलुलर कंटेंट्स ऑफ नाइबरिंग सेल रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, जिसकी बिना पर जो है ये जो उसके नाइबरिंग जो सेल्स होते हैं, उसके आसपास जितने भी सेल होते हैं वो हमेशा कम्युनिकेशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनके बीच में जो है कोई डिपोजिशन नहीं होने से वो कम्युनिकेशन में रहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, it perform two main important function. Firstly, it provide a mechanical support and give defined shape and protection to the cell. अब जो सेल वॉल है उसका जो काम है वो ये है कि ये दो मेन जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करता है। सबसे पहले कि ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये शेप जो है उसको एक खास शेप देता है, शेप को मेंटेन रखता है और सेल की प्रोटेक्शन करता है। It acts like a skeletal framework of plant. Primarily in vascular plant, the cell wall provide the major supporting framework. ये जो है एक स्केलेटल के फॉर्म में ये एक करता है, यानी जैसे कि एक ढांचा होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये एक करता है, जैसे कि एक ढांचा जो है किसी भी चीज़ को मेंटेन रखता है, उसके स्ट्रक्चर को और उसके शेप को। बिल्कुल इसी तरह प्लांट में जो है सेल वॉल जो है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। खासकर जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम इनमें मौजूद होता है, यानी इनमें कंडक्शन जो है वो ट्रू फॉर्म में होती है, वेल डेवलप्ड कंडीशन जो वेल डेवलप इनमें जाइलम फ्लोएम का जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का वो इनमें मौजूद होता है। तो इन ऐसे प्लांट जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनमें सेल वॉल जो है वो उसका मेजर फंक्शन ही यही है कि वो उसको सपोर्ट करता है, उसको उसमें सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह ये वहाँ पे काम करता है। Secondly, being hydrophilic in nature, it is capable of imbibing water and does help in movement of water and solute towards protoplasm. Cell wall act as permeable structure. और दूसरी बात यह है कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, सही है। It is capable in imbibing water and thus help in movement of water and solute towards protoplasm, जिसकी बिना पर जो है ये movement of water और जो सल्यूट होता है प्रोटोप्लाज्म की तरफ जो है इनकी मूवमेंट को ये हेल्प करता है। सेल वॉल एक्ट एज परमिएबल स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल जो है एज यानी इसका समझ लीजिए इसका एक और काम है, इसका एक और फंक्शन जो है ये परमिएबल स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम भी हो सकता है। ये डायग्राम देख ले, आपकी बुक के पेज नंबर 60 में ये मौजूद है। इसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और इसके बाद जो मिडल लेमिला है और इनके दरमियान जो है वो कनेक्टिंग का काम या इनमें जो कम्युनिकेशन है वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल में
जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो किस तरह से है, वो डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। इसके बाद जो है सेकेंडरी वॉल, उसके बाद प्राइमरी। मैं अंदर से बाहर की तरफ आ रही हूँ, स्ट्रक्चर में जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं उससे बाहर की तरफ आ रही हूँ। तो सबसे अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो लेयर बनी हुई है वो लेयर है सेकेंडरी वॉल। फिर उससे बाहर जो लेयर बनी हुई है वो प्राइमरी वॉल है। तो हमने पहले ही जब हम लेक्चर कवर कर रहे थे तो उस वक्त हमने पहले ही बता दिया था कि जो प्राइमरी वॉल है वो बाहर होती है, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो अंदर होती है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्राइमरी वॉल बाहर है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज की डिपोजिशन से बनी हुई है, या फिर दूसरे जो लिग्निन या पेक्टिन वगैरह जो है या अदर सब्सटेंसेस जो हैं तो उनकी डिपोजिशन से जो लेयर बनी है उस लेयर को सेकेंडरी वॉल कहा जाता है। इसके बाद जो है मिडल लेमिला, आप देखें जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, उनके दरमियान एक और जो लेयर बनी हुई है उसको कहते हैं मिडल लेमिला। और इसी की वजह से ये सेल जो है आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसकी डिपोजिशन हो जाए, हमने कहा था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह से बनी हुई होती है, अगर ये डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व होने के बाद ये सेल जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है। इसी वजह दूसरी तरफ जो दिखाया गया है वो भी प्राइमरी वॉल ही दिखाया गया है, वो भी सेम में इसी तरह का एक सेल है वहाँ पे। और यहाँ पे एक और आप जो देखें जो सिंपल पिट जहाँ पे कहा गया है वहाँ पे एक देखिए एक बीच में कोई रास्ता बना हुआ है। तो इसका काम यही है कि ये जो इन दोनों ये जो दोनों सेल्स हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कम्युनिकेशन का काम हो रहा है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाने का मकसद जो है वो यही है कि इसमें जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल और जो मिडल लेमिला है वो कैसे मौजूद होती हैं किसी भी प्लांट सेल में या सेल वॉल में। न्यूक्लियस, सेल वॉल के साथ हम आज न्यूक्लियस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम दो दो करके डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। It is the most important and prominent part of the cell which control all its activities. ये सेल का मेन पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये प्रोमिनेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो सेल की तमाम एक्टिविटीज हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो है हमारे बॉडी का जो काम है, हम किस तरह से काम करेंगे, कैसे करेंगे, एक प्लानिंग जो हमारी होती है हम सोच के करते हैं, तो पूरा काम जो ब्रेन करता है उसको कंट्रोल ब्रेन करता है। बिल्कुल इसी तरह जो है एक सेल में कैसे जो है उसने फंक्शन परफॉर्म करना है या फिर किस तरह से करना है, वो सब जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ये मेन पार्ट या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल होता है, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। इट इज कॉमनली स्पाइरल और ओवल इन शेप। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में या शेप के बारे में कहा गया है कि ये स्पाइरल होता है या फिर ओवल शेप होता है। ओवल मीन बेजवी शेप ये होता है, अंडे की तरह। बट मे बी elongated and is surrounded by a membrane, nuclear membrane। अच्छा, इसके बाद जो है ये बात बताई गई है यहाँ पे कि इसमें जो है एक ये elongated फॉर्म में भी हो सकता है, और इसमें जो है कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है, यानी कोई लेयर इसके ऊपर बनी हुई होती है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जितनी भी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो बनती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से ये बनती हैं। उनमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो एज कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड कम मिकदार में पाया जाता है। तो ये बात बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि तमाम जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन हो वो फॉस्फोलिपिड और फिर प्रोटीन से बनी हुई होती है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, ये स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। यूजुअली सेल्स हैव वन, सम हैव टू और मोर न्यूक्लियाई।
अक्सर जो है सेल में जो है एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, कुछ में 2 भी हो सकते हैं और कुछ में जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं। Some small organisms have several small nuclei per cell. अच्छा, कुछ जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं एक सेल में जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई वहाँ पे मौजूद होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट बैरियर नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है अक्सर बैरियर के तौर पर एक्ट करता है या फिर जो है वो परमिएबल होता है, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट बैरियर का काम ये नहीं करता, ये कंप्लीट बैरियर नहीं है। इट इज परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स से जो है ये परफोरेटेड होता है। Certain substances pass freely through these pores between the nucleus and the surrounding cellular substances. जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनका फंक्शन ही यही होता है कि वो वहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको पास करते हैं, वहाँ से फ्रीली पास होते हैं वहाँ से वो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। हम पहले ही बोल दिया था कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल भी हो सकती हैं या सिलेक्टिवली परमिएबल भी हो सकती हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो सकता है। ये डायग्राम जो है आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर ये मौजूद है। इसमें न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो सबसे पहले आप देखिए कि जो न्यूक्लियर पोर हैं, हमने कहा था वहाँ से जो प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्रीली वहाँ से गुजर जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। इनमें पोर मीन वहाँ पे सुराख होते हैं या होलो होता है वहाँ पे। इसके बाद जो है इसी में देखिए न्यूक्लियस में ही क्रोमेटिन्स यहाँ पे होते हैं। न्यूक्लियस हमने कहा था कि जो राउंड या स्फेरिकल शेप में ये मौजूद होते हैं, वहाँ पे एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस जो है उसमें वो डबल लेयर होता है, यानी उसमें एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। और जो इनर लेयर है उसको इनर मेम्ब्रेन, जबकि जो आउटर लेयर है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। The nucleus is filled with a protein-rich substances called nucleoplasm or karyolimb. जो न्यूक्लियस हैं वो जो प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस जो हैं उन पर ये फिल होता है, उन ऐसे सब्सटेंसेस से ये फिल होता है जिनको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या फिर कैरियोलिम्ब कहा जाता है। कैरियो मीन्स आल्सो न्यूक्लियस को ही कहा जाता है कैरियो भी। In the nucleoplasm are numerous fine strands in the form of network called chromatin network or nuclear reticulum, which is composed of nucleic acid. अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें जो न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स उसमें होती हैं नेटवर्क के फॉर्म में, उनको क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क उनको कहा जाता है या फिर उनको न्यूक्लियर रेटिकुलम उनको कहा जाता है। ये जो क्रोमेटिन है या फिर जो न्यूक्लियर रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई होती हैं। इसके बाद जो है जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है और प्रोटीन इसमें होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें मौजूद होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन चेंज टू फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है तो उस वक्त जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में ही चेंज हो जाता है। तो ये क्रोमेटिन चेंज होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। Chromosomes contain the hereditary unit called gene that carries the hereditary information from generation to generation. क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको जीन कहा जाता है। जैसे कि
आप में ऐसी खसूसियत हैं जो आपके इंसिस्टर से आपको मिली हैं, सही है, आपके आबाओ अजदाद से आपको मिली हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो आपके क्रोमोसोम्स में मौजूद जो हेरिडिटी मटेरियल था, जिसको जीन कहा था, उस एक जीन के अंदर ये खसूसियत थी जो आप में आई अपने आबाओ अजदाद से। तो ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है? ये जीन्स के थ्रू, यानी क्रोमोसोम्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए ये जो हेरिडिटी मटेरियल हैं वो डीएनए, हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं, ये सारी मालूमात जो हैं या फिर ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो हैं, ये सारी खसूसियात जो हैं वो छिपी हुई होती हैं। डेट कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए ये जो नस्ल दर नस्ल जितनी भी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है, जो खसूसियात जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती रहती हैं, वो इसी जीन की वजह से या फिर इसी क्रोमोसोम्स की वजह से वहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। द क्रोमोसोम्स वेरी इन नंबर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब जो क्रोमोसोम्स है इनका स्पेसिफिक नंबर होता है, लेकिन ये एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ये वेरी करता है, यानी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 8 इन द फ्रूट फ्लाई, 46 इन ह्यूमन्स, 20 इन कॉन्स, etc। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, उसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 8 होगा। इंसानों की अगर हम बात करते हैं तो वो 46 होगा। अगर हम कौन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये 20 होगा। क्रोमोसोम्स आर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम जो है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान ये नुमाया होते हैं। जब सेल डिवीजन हो रही हो उस वक्त ये नुमाया होते हैं। A typical chromosome is composed of two parts, the arm and centromere। जो एक क्रोमोसोम्स को अगर हम उठा के उसको स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं आर्म, जबकि दूसरे को कहते हैं सेंट्रोमेयर। जब आपको डायग्राम दिखाएंगे तो वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस पार्ट को हम आर्म कहते हैं और किस पार्ट को जो है हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। Before cell division, each chromosome consists of 2 thread-like structures called chromatids। सेल डिवीजन से पहले जो है ये हर क्रोमोसोम जो है वो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर ये मुश्तमिल होता है। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो 2 थ्रेड लाइक्स होती है, 2 थ्रेड्स जो होते हैं उनको क्रोमेटिड्स का नाम दिया जाता है। जब सेल डिवीजन हो रही हो तब ये विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। उससे पहले, डिवीजन से पहले जो है ये थ्रेड्स की फॉर्म में होंगे। जब डिवीजन हो रही हो, सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा हो, तब ये क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं या फिर ये अपेयर होते हैं। These two chromatids are joined by centromere। अब ये जो 2 chromatids हैं ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं सेंट्रोमेयर के थ्रू। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Each chromatid has one DNA molecule। अब हर क्रोमेटिड में जो है वो डीएनए का एक मॉलिक्यूल वहाँ पे मौजूद होगा। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। The part of chromatid from centromere to end is called arm। The part of chromatids from centromere to end is called arm। जो क्रोमेटिड का जो पार्ट होता है जो सेंट्रोमेयर है उससे एंड होता है तो उसको हम कहते हैं आर्म। सेंट्रोमेयर में अटैच जो पार्ट होता है क्रोमेटिड का उसको जो है हम आर्म कहते हैं। द क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर को जो है डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट टाइप, इसको इसलिए डिफरेंट टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इनमें सेंट्रोमेयर की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि कहीं पे सेंट्रोमेयर दरमियान में होता है, कहीं पे साइड में होता है। इस तरह से जो है इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बुनियाद पर इनको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। These types are metracentric, submetracentric, acrocentric, telocentric।
टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म, यानी ये जो मेटासेंट्रिक है इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो दरमियान में मौजूद होगा और इसके दोनों साइड पे जो है इसके क्रोमोसोम्स के आर्म्स लगे हुए होंगे। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद अनइक्वल आर्म्स, जो सब मेटासेंट्रिक में जो है वो क्रोमोसोम्स जो है उसकी आर्म्स जो है वो इक्वल नहीं होंगी, यानी सेंट्रोमेयर जो है या तो एक साइड पे जो है उसमें आर्म जो है वो कम होगा जबकि दूसरी साइड में आर्म का पोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक जो है इसमें rod like chromosomes with one arm very small and other is very long. The centromere is subterminal. अच्छा, जो एक्रोसेंट्रिक या फिर जो सब टेरोसेंट्रिक है ये रॉड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें एक आर्म जो है वो बहुत छोटा होगा जबकि दूसरा जो है बहुत लंबा होगा। The telocentric location of centromere at the end of chromosome. अब जो टेलोसेंट्रिक है उसमें जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो उसके एंड में होगा और क्रोमोसोम जो है बिल्कुल जैसे कि वो लटका हुआ हो ऐसे वहां पे मौजूद होगा। Also within nucleus is a spherical body called nucleus. अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और सफेरिकल बॉडी होती है, राउंड शेप में कोई बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। दे मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई इन वन न्यूक्लियस, ये जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियोलाई ये हो सकते हैं एक ही न्यूक्लियस में। भैया इसके बाद जो है द नंबर वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, इट डिसअपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपेयर आफ्टरवर्ड। अच्छा, ये जो है नंबर में वेरी कर सकते हैं डिफरेंट सेल में, डिफरेंट किस्म के सेल में ये नंबर्स में वेरी कर सकते हैं और जब सेल डिवीजन हो रही हो तो ये डिसअपेयर होते हैं और जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो तो ये फिर से वहाँ पे रीअपेयर हो जाते हैं, फिर से वहाँ पे ये नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। The nucleus is believed to play an important role in the synthesis of ribonucleic acid and ribosomes in eukaryotic cell. जो न्यूक्लियस है इसका अपना एक खास काम है कि ये क्या करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन करता है, उसके सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, उसकी सिंथेसिस करता है यूकैरियोटिक सेल में। जिस तरह न्यूक्लियस का अपना एक खास काम था कि ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था, इसी तरह न्यूक्लियस जो है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, स्फेरिकल शेप में ये होता है, इसका भी अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम की ये सिंथेसिस करता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर ए में देखें क्रोमोसोम्स की टाइप को। हमने कहा था कि टेलोसेंट्रिक में जो है वो सेंट्रोमेयर एक एंड में होता है क्रोमोसोम्स के। तो आप देखिए टेलोसेंट्रिक में जो स्मॉल राउंड जो स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेंट्रोमेयर है और जो लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है ये आर्म है। तो ये पूरा इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगर ये एक एंड में मौजूद हो आर्म के तो हम इसको कहते हैं टेलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल एक साइड जो है, एक आर्म जो है वो बहुत लंबी आर्म होती है जबकि दूसरी जो है बहुत छोटी होती है आर्म, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद जो है सब मेटासेंट्रिक में जो है एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा। सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में जो मेन डिफरेंस यही है कि जो सेंट्रोमेयर है वो ऐसी पोजीशन पे होता है एक्रोसेंट्रिक में कि आर्म जो है एक साइड पे बहुत कम होगी जबकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा और लंबी होगी। जबकि जो सब मेटासेंट्रिक है उसमें एक साइड पे कम एक साइड पे ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं होगा, एक साइड पे थोड़ा सा कम होगा एक साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जबकि जो मेटासेंट्रिक हैं वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा, एंड आर्म जो है वो इक्वल जो है इसकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी और सेंट्रोमेयर जो है ऐसी पोजीशन पे होगा जहाँ पे
ये दोनों जो है इक्वल फॉर्म में मौजूद हों। इसके बाद जो है क्रोमोसोम्स के अपने स्ट्रक्चर को आप देखें तो जो सेंटर में मौजूद जो होता है वो सेंट्रोमेयर है। इसके अंदर जो स्मॉल जो पोर्शन जो आपको नजर आते हैं वो काइनेटोकोर है। ये जो इन सब का जो फंक्शन है ये आपको जो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो होता है, जो टॉपिक है, उसमें आपको वहाँ पे ये डिटेल से पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ये जो सेम जो क्रोमोसोम जो आर्म है क्रोमोसोम्स के, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये सेम होते हैं। अगर ये सेम नहीं हो या फिर टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स की हो तो उनको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनको कहते हैं। इसके बाद जो है हाईली कोलाइड क्रोमेटिन वन क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिन है वो हाईली कोलाइड होता है एक क्रोमेटिड में। क्रोमेटिन जो है वो कोलाइड होता है एक क्रोमेटिड में। यहाँ पे ये दिखाया गया है स्ट्रक्चर में। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।